जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है? ये 5 पेजेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक ठाक है जी? प्लीज चलो बेटा, जरा सिलेबस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं यार। जरा पेज जरा साथ रखता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो FA1 भी अभी पढ़ना शुरू करेंगे और साथ कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन समझ गए ना? FA1 भी पढ़ना है और कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं। मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब मेजोरिटी फिर या FA1 पढ़ चुकी है, नहीं पढ़ चुकी है एटलीस्ट। पेपर की बात नहीं कर रहा, लेकिन FA1 या पढ़ा हुआ है या पेपर दे दिया हुआ है। लेकिन मैंने जो पूछा आपसे वो दैट इज के अभी FA1 आपने पढ़ना स्टार्ट करना है। इन अदर वर्ड्स शायद PRC से आ रहे हैं। मेरे ख्याल ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर रहेगा। PRC से डायरेक्टली आप FA1 और कॉस्ट पढ़ना चाह रहे हैं, तो जिन हजरात ने हाथ उठाया था वही है। असल में ये अब सब्जेक्ट का हमारे नाम है जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, ये सब लोगों के लिए अब नई चीज है। जो हजरात PRC से आ रहे हैं, आप लोगों ने शायद बस थोड़ा सा PRC के अकाउंटिंग में शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट शायद वर्ड ही सुना होगा, तो एक आध पेज ही शायद होगा, उसकी कोई डिटेल बहस शायद वहां नहीं है। सही कह रहा हूं या वो भी नहीं है? PRC में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वगैरह वर्ड कभी सुना? कभी रॉ मटेरियल वर्ड सुना? रॉ मटेरियल, लेबर, लेकिन को बहुत ज्यादा हमें आइडिया नहीं। असल में बात जब मैं कर रहा हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, इवन जो FA1 आप पढ़ रहे हैं या जो FA1 से आगे चले गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टार्ट होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो इसके एक जर्नल में डबल एंट्री कर ली है, जर्नल डेबिट क्रेडिट कर लिया। उसके बाद फिर लेजर्स बन जाते हैं, फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड वगैरह एंड वगैरह। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बिजनेस के ओनर्स के सामने रख दी जाए। एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस, अगर इंडिविजुअल बिजनेस है तो एक सिंगल ओनर भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप भी हो सकती है। और अगर कोई कंपनी के नाम से बिजनेस हो रहा है तो फिर कंपनी के ओनर्स आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स। असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो चाहे इंट्रो में आपने पढ़ी हो, FA1 हो, FA2 हो या ऑनवर्ड्स हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस ये होता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के बिजनेस के ओनर्स के सामने रख दिया जाए। हम अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, लेकिन बिजनेस के ओनर्स के लिए इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें
कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, मतलब ये जो दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं इनका डिफरेंस क्या है। जस्ट एक मिनट जरा, कुछ लोग अभी और भी हैं। फर्स्ट डे तो जज्बात जरा मेरा ख्याल है पढ़ाई के ठीक होने चाहिए थे। अब तो ये भी नहीं कह सकते बड़ी जल्दी क्लास स्टार्ट हो रही है। जी सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अकाउंटेंट्स बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके बिजनेस के ओनर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करके दिखा देते हैं। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फोकस है वो बिजनेस के एक्सटर्नल ओनर्स हैं। खास तौर पे आप इस वक्त जब पीआरसी से जब आगे आ गए, जितनी अब अकाउंटिंग आपने ऑनवर्ड्स पढ़नी है, ये सारी कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेस करने के तीन तरीके होते हैं। एक इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकता है जिसे सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, सेकेंडली पार्टनरशिप भी हो सकती है, और नंबर 3, लेकिन अब यहाँ से ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे आप या कॉस्ट में हम बात करेंगे तो सारा फोकस हमारा कंपनी के बिजनेस पे। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, उन्हें फिर शेयर होल्डर्स बोला जाता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस ये होता है कि शेयर होल्डर्स के सामने उनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी जाए। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, इसमें जो हम चीजें पढ़ेंगे वो ये है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, मींस जो कंपनी चला रहे हैं, जिन्होंने कंपनी चलानी है, वो ये कैसे डिसीजन लेंगे कि कंपनी की जो गुड्स हैं उनकी सेल प्राइस क्या होगी। तो कैसे पता चलेगा, आपका क्या ख्याल है एक चीज को कितने पे बेचें? सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए कि जो चीज आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, जो खरीदी है या बनाई उसकी कॉस्ट क्या है। देन फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करने का डिसीजन लेना है, कितना प्रॉफिट ऐड करना है, और देन सेल प्राइस बनानी। तो सेल प्राइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट में प्रॉफिट अगर ऐड कर देंगे तो सेल प्राइस। तो हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस है वो सारा बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट पे है कि हमने जो बिजनेस रन करना है उसमें जो चीजें बन रही हैं उनकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें फिर कितना प्रॉफिट ऐड करना है, इसका डिसीजन कैसे होता है, ताकि हम किसी अप्रोप्रिएट ऐसी सेल प्राइस पे चीजें बेच सकें जिस सेल प्राइस पे हमारे कस्टमर हमसे चीजें परचेज कर सकें। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस कॉस्ट एक्यूमुलेट करना, देन फिर प्रॉफिट ऐड करने का डिसीजन लेना, और फाइनली सेल प्राइस बनाना, ये हमारा मेन फोकस होता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ चले जाएं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा फोकस होता है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं। वो चीजें अगर बनानी है तो उसके लिए हमारे पास जर्नल बना होना चाहिए, लेजर्स बने होने चाहिए, और देन फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह बना होना चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट वर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। आपने शायद एक वर्ड सुना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सुना होगा। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं उसके यूजर्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यूजर, वैसे तो बैंक्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूजर बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे डिसीजन लेना है कि मेरा बिजनेस कैसे जा रहा है, दैट इज शेयर होल्डर्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिखा देना है, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस ये है कि जो बिजनेस चलाया जा रहा है उस बिजनेस को चलाते हुए जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी क्या है, और देन फिर उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करें ताकि चीजें किसी ऐसी सेल प्राइस पे सेल की जा सके जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो और बिजनेस की फिर सेल्स बढ़ सके। सेकेंडली मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें फिर एक और वर्ड भी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दो चीजें इसमें हमने फोकस करनी है, एक तो ये जो चीजें बन चुकी हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है, और सेकेंडली फिर आपको शायद फ्यूचर में नई प्रोडक्ट भी कोई इंट्रोड्यूस करनी होती है कि फ्यूचर में अगर कोई नई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट क्या होगी। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो चीजें बन चुकी हैं उनकी कॉस्ट क्या है, और जो फ्यूचर में चीजें हमने बनानी है उनकी कॉस्ट क्या आएगी, तो उस पर भी हमारा इस सब्जेक्ट में फोकस होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस है जो हो चुका है उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है, और जो आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड लिखा हुआ है उसमें यह है कि जो फ्यूचर में आपने बिजनेस रन करना है उसमें जो चीजें बनानी है या प्रोड्यूस करनी है और बेचनी है तो उनकी कॉस्ट को और उसके प्रॉफिट को कैसे आपने एस्टिमेट करना है। तो इन अदर वर्ड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी और फ्यूचर कॉस्ट भी सारा हमारे फोकस में रहेगा। बार बार आपके सामने अगर आपने सुना सही था तो मैंने वर्ड बोला कॉस्ट, तो मेन फोकस कॉस्ट पे है, जो बना लिया है उसकी कॉस्ट भी, और जो फ्यूचर में अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इस तरह नहीं होगा कि बस आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, लेकिन आप ये प्लान करेंगे कि कितनी कॉस्ट उस पर आएगी, उसमें कितना प्रॉफिट ऐड करके मैं मार्केट में बेच सकता हूँ,
मार्केट में उस प्राइस पे लोग चीजें खरीदेंगे भी या नहीं। तो ये सारी कैलकुलेशन करके, केयरफुल एनालिसिस करके फिर आपके प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट वर्ड्स, फिलहाल जो मैंने सारी बात की है उसकी समरी ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका फोकस होता है कि एक्सटर्नल यूजर्स को कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाए, शेयर होल्डर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स से यहाँ मेरी मेन जो मेरा फोकस है दैट इज शेयर होल्डर्स को कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाए। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सारा फोकस ये होगा कि बिजनेस की मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, सेल प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह की कैलकुलेशन और एस्टिमेशन कर सके। तो मेन फोकस हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे किस तरफ है कि हम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बिजनेस की मैनेजमेंट को ये बताना चाहेंगे कि बिजनेस की मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, जो बिजनेस चला रहे हैं, डायरेक्टर्स बिजनेस चलाते हैं, जिन्होंने बिजनेस के डिसीजंस लेने होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रही है, किसका लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट को बनाना छोड़ दें, किसको बनाते रहें, किसका कोई नया वर्जन ढूंढ लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे डिसीजन शेयर होल्डर्स ने नहीं लेने होते हैं। शेयर होल्डर्स तो बिजनेस के, इनके पास शेयर्स हैं, वो बिजनेस के ओनर जरूर हैं, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया होता है और डायरेक्टर्स बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ मेरा मैनेजमेंट से मतलब जो बिजनेस के डायरेक्टर्स है, फिर डायरेक्टर्स अपने नीचे फर्दर एम्प्लॉइज रखते हैं और उन एम्प्लॉइज की बेस पे फिर डायरेक्टर्स जो है बिजनेस की मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हैं। तो प्लीज आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस क्या है? शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा फोकस ये है कि बिजनेस की मैनेजमेंट को कंपनी की इन्फॉर्मेशन बनेगी। यहाँ भी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शायद रेयर केस में ही बनेगी। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनते हैं। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेल्स, एक्सपेंसेस और उसकी बेस पे प्रॉफिट की डिसीजंस है। ठीक है, तो वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि जो चीजें बिकी हैं वो कितने में बिकी थी, उनकी कॉस्ट क्या आई थी और उनका प्रॉफिट क्या था। और ये फ्यूचर के एंगल से भी हो सकता है, प्रेडिक्शंस की बेस पे, बजट शायद वर्ड आपने सुना हो कि फ्यूचर में सेल्स क्या होंगी, फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, या फ्यूचर में कहीं लॉस तो नहीं होगा। तो सारी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इंफॉर्मेशन होती है, ये तो कुछ जहन में आ जाएगा ना, सेल एक्सपेंसेस वगैरह, तो उस तरफ हमारा मेन फोकस होगा। बाकी अब ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो इसमें शायद जितनी भी आप चीजें पढ़ेंगे वो उसका पहले आपको आइडिया भी नहीं है, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट के हवाले से ये है कि आप लोगों ने वैसे ही यहाँ तक पहुंचते जरूर सुन लिया होगा कि इसका पेपर बहुत टफ आता है या नहीं, या आसान आता है। नहीं, इस दफा अगर आसान आ गया, ये तो अगर पता चल गया तो इसका मतलब नेक्स्ट तो कोई चांस नहीं है अगर ये किसी को पता चल गया। लेकिन आसान भी डेफिनेटली वो किसके लिए होगा इस दफा? हमारा रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसका पेपर जो टफ है वो शायद दो वजहों से है। नंबर एक, शायद आपका बैकग्राउंड नहीं है सब्जेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना वो शायद एक सिस्टमेटिकली ऐसे आगे चल रही है। कुछ आपने पीआरसी में पढ़ी, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप FA1 में पढ़ेंगे, थोड़ी सी और एडवांस FA2 में, फिर फाइनल में जाके, मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता शायद स्टेप वाइज आगे चल रहा है। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई पहले आपने इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ नहीं पढ़ा, इंट्रोडक्शन भी इसी में आना है और फिर इसने डेफिनेटली बहुत डिटेल में भी जाना है। तो पहली रीजन ये है कि इसमें ये आपके लिए सब्जेक्ट जरा नया है, और सेकेंड इसकी मुश्किल होने की वजह ये है कि एक सिलेबस बहुत ज्यादा है और फिर असल में ना इसमें कैलकुलेशंस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, और कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से हर क्वेश्चन शायद डिफरेंट तरीके से बन जाता है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो बात बिल्कुल सही है कि ये शायद नॉर्मली अदर सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है। उसकी रीजन नंबर वन कि फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट के हवाले से, और सेकेंडली फिर इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। इस चीज को भी जहन में रख के ही शायद आगे चलना चाहिए। अब रिक्वायर्ड सिर्फ यही होता है कि मेरा ख्याल यही है कि नंबर वन, डेली बेसिस पे है, कोई छुट्टी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आज जो भी बात हो जाएगी उसकी बेस पे ही अगले दिनों में बातें चलनी है। तो अगर बीच में से कोई भी किसी टॉपिक का एक दिन अगर वेस्ट हो जाए, या उस दिन आप क्लास ना ले पाए, या किसी वजह से आप होमवर्क ना अटेम्प्ट कर सकें, तो फिर देन आप डेफिनेटली आगे चलना मुश्किल हो जाता है। फिर ये चीजें आपस में लिंक भी होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने काइंडली इंश्योर करने की कोशिश करनी है कि प्लीज रेगुलरिटी रहे, और काइंडली क्लास में टाइम पे आए, कैलकुलेटर्स होने चाहिए, बाकी सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं क्लास में, डेली का डेली होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना है अपना, रेगुलरली टेस्ट देने हैं। ये बातें हमने बहुत दफा पहले भी सुनी होंगी
लेकिन जो मेन चीज है वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। 1 2 3 दिन सीरियसनेस होती है, बीच में कुछ दिन रिलैक्स कर गए, लेकिन जैसे ही बीच में रिलैक्स होता है 1 2 दिन भी, तो उसके बाद फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेक्चर पेंडिंग हो जाए, उसको कवर करते रह जाए, इस तरह की कोई ऑप्शन भी अगर बीच में कहीं आ जाए तो वो फिर आपको पता है, आइडिया आप लोगों को हो गया हुआ है कि ये चीजें फिर कवर करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक नहीं आता, उसी टॉपिक की बेस पर नेक्स्ट टॉपिक हो रहा होगा, तो वो भी आपको फिर समझ नहीं आएगा। तो वो जब समझ नहीं आ रहा होता तो वैसे इंसान जरा डिसअपॉइंट भी होता है, फिर उसकी वजह से भी बैकलॉग क्रिएट होता रहता है। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सीए में ये जो टाइम का फैक्टर है, इसे भी वेस्ट होने से बचाना चाहिए। वैसे ही बड़ा लंबा अरसा है, तो आई होप कि आप इसे, ये जो कॉस्ट का है, इस कॉस्ट जब पढ़ेंगे इसको फर्स्ट अटेम्प्ट समझ के नहीं पढ़ेंगे, होपफुली लास्ट अटेम्प्ट पढ़ के भी समझ के भी पढ़ा जा सकता है। क्या डिफरेंस है फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट अगर हो तो सेकंड आ जाती है, सेकंड के बाद थर्ड आ जाती है, गेम ऑन हो जाती है। लास्ट अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? तो एटीट्यूड ऐसे ही होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक पेपर को, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि एक दफा अगर सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए तो उसे दोबारा पढ़ना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। उन सेम बुक्स को दोबारा खोलना ऐसे लगता है ऐसे ही कि मुझे आता है, मैंने पढ़ा हुआ है, वो एक अलग इशू का कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं है। लेकिन अपने आप को दोबारा सेम सब्जेक्ट के लिए मोटिवेट करना, और डेफिनेटली फाइनेंशियल एस्पेक्ट उसका अलग है, दोबारा फीसें देना, दोबारा उस पर रिसोर्सेज वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, बिल्कुल ही मेरा ख्याल कोई ऑप्शन नहीं है। तो यकीनन कॉस्ट एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, लेकिन उसका तरीका यही होगा कि इंशाल्लाह हम मैक्सिमम डेप्थ में मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब तक आप लोग साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप लोग डेली का काम डेली नहीं करेंगे, उस वक्त तक डेफिनेटली कोई वन साइडेड नहीं हो सकता। मिलजुल के ही ये बात आगे बढ़ाई जा सकती है। आई होप कि जो 1 2 हजरात मेरे कुछ पुराने नजर आ रहे हैं, मैं वो गलत नहीं कह रहा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसला बस वही होना है, मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा, ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। बीच में कहीं भी बीच में कुछ छुट्टी हो गई या टॉपिक्स एक इधर उधर रह गए, तो फिर पढ़ने का मजा भी नहीं आता, क्योंकि चीजें सारी लेनी है। ठीक है, अब आए मेरे ख्याल थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले ये क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा सा बस मैंने डिफरेंस क्या बताया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट कर देना है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस बिजनेस की मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स। आ जाए जरा पेज सामने रखना, कुछ सारा सब्जेक्ट के हवाले से जो टॉपिक्स हैं इनके बस मेरे से जरा कुछ नाम ही एटलीस्ट सुनना जरा। आ जाए जरा, पेज है ना सबके पास? पेन रखने हाथ में जरा, कुछ चीजें जरा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, जरा हाईलाइट कर लीजिएगा। शुरू में तो एक ग्रिड बनी हुई है, उस ग्रिड को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है 1 से लेकर 20 तक के सीरियल नंबर्स में। तो इसमें सिर्फ पहली जो लाइन है इसका होपफुली आपको थोड़ा सा आइडिया है, उसके बाद जो चीजें हैं वो सारी बिल्कुल ही नहीं है। पहला क्या है वैसे आइडिया? फाइफो सुना वर्ड कभी? वेटेड एवरेज, लोअर ऑफ कॉस्ट, एनआरवी। इन्वेंट्री के लिए वर्ड बहस है सर। तो इन्वेंट्री की कुछ दोबारा, इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, और देन फिर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फाइफो मेथड भी होता है और वेटेड एवरेज भी। चले आगे। देन लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, सब कुछ इंशाल्लाह एक्सप्लेन होगा भी। देन उसके बाद नंबर 4 और 5 को अगर इकट्ठा करें आप, तो इसको इकट्ठा करके हम कह सकते हैं कि यहाँ 7 वर्ड लिखना जरा, 4 और 5। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं। अभी मैं सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ये सब कुछ आपके लिए नया है, फिर इंशाल्लाह भी आज ही डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स फिर एलोकेशन के फिर कुछ तरीके, ये 2 लिखे हुए हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट एक लिखा हुआ लर्निंग कर्व थ्योरी, इसके साथ जरा ब्रैकेट में लिखें, ये कुछ बिजनेस में जो एम्प्लॉइज होते हैं, लेबर की ये डिस्कशन है। बच्चे से कुछ वर्ड्स जरा साथ साथ अगर लिखें। देन उसके बाद जो 7 और 8 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इसको इकट्ठा करके इसके साथ लिख लें डिसीजन मेकिंग।
एज अ बिजनेस मैनेजमेंट को आपने हेल्प करना होता है बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन लेने के लिए। तो उसके लिए फिर कुछ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है, शायद ये कहीं इकोनॉमिक्स में वर्ड आपने में भी सुना हो, रेलिवेंट कॉस्ट जस्ट, लेकिन वो बड़ा माइनर सा पोर्शन आपने चीजें सुनी होंगी, बहुत डेप्थ में जाना हमने। देन नंबर 9 एंड 10 एक ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन, उसमें फिर ग्राफ्स बनते हैं, ब्रेक इवन चार्ट्स लिखा हुआ। ब्रेक इवन वर्ड सुना होगा आपने, क्या होता है ब्रेक इवन? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। बिजनेस में कितने यूनिट्स बेचे जाएं, बिजनेस में कितने यूनिट्स बेचे जाएं कि बिजनेस में ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इन अदर वर्ड जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लाया आ जाएगी जरा प्लीज। स्टार्ट कहां से होती है? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस। अगर एंड में आंसर जीरो आ जाए, क्या मतलब हो गया एंड में आंसर जीरो? ना प्रॉफिट ना लॉस का मतलब ये होगा कि जितनी बिजनेस की इनकम है उतने ही बिजनेस के एक्सपेंसेस। तो एक ऐसा पॉइंट, कितने यूनिट्स बेचे जाएं कि बिजनेस की सारी कॉस्ट जो है वो इनकम के बराबर हो जाए, कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम, उसे फिर बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इतने यूनिट्स तो कम से कम फिर आपने बेचने हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स बेच के बिजनेस का ब्रेक इवन आ गया, इट मींस ये तो वो यूनिट्स हैं 1 लाख जो आपने हर सूरत बेचने हैं, और फिर डेफिनेटली कोशिश ये करनी है कि 1 लाख यूनिट से ज्यादा बिके या कम बिके। कम बिकेंगे तो क्या होगा? तो लॉस हो जाएगा। तो पता होना चाहिए कितने यूनिट्स कम से कम बेचने तो जरूरी हैं, और फिर फुल एफर्ट होनी चाहिए कि उससे ज्यादा यूनिट्स बेचे जाएं ताकि फिर बिजनेस को प्रॉफिट में लाया जा सके। तो ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होता है, किस तरह से फार्मूले होते हैं, इंशाल्लाह फिर इस नंबर 9 और 10 में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन नंबर 11 में लिखा हुआ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है एक मटेरियल वर्ड। बिजनेस में जब चीजें बनाई जाती हैं तो फिर कुछ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उसके लिए फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज कैलकुलेट होती हैं। ये बेसिकली चैप्टर्स के नाम है जो शायद एक लिस्ट फॉर्म में लिखे हैं। देन हमारे इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक मेन टॉपिक है जो नंबर 12 से लेके नंबर 16 तक इकट्ठा करना जरा, 12 to 16 वेरिएंस एनालिसिस एक मेजर टॉपिक्स में से। वेरिएंस एनालिसिस जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफी ज्यादा लेंथी है, बहुत सारी चीजें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। एंड में अगर आप देखेंगे तो सबके एंड में नंबर 12 से 16 तक वेरिएंस 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 वर्ड लिखा हुआ है। तो वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं, ये फिर इंशाल्लाह एक वेरिएंस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। बल्कि सॉरी 16 के बाद 17 भी साथ लगाना, 12 to 17 सेल्स वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। नंबर 12 से नंबर 17 वेरिएंस एनालिसिस। देन उसके बाद फिर ये 18, 19, 20 ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। कुछ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, ये भी एक अलग चैप्टर है। प्रोसेस कॉस्टिंग फिर एक बड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ लेजर्स भी बनते हैं, और फिर फाइनली एक टारगेट कॉस्टिंग भी बैठता है। तो सारे मैंने जस्ट वर्ड आपके सामने इसलिए बोले कि शायद एक जरा हम कुछ यूज टू हो जाए, वरना ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है जिसको हमने फुल डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करना है। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ यही होगी कि आपने रेगुलर रहना है, होमवर्क्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेरे ख्याल में अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, साथ साथ रिवाइज किया करेंगे, तो क्लास के अलावा आपको होपफुली अगर आप 1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे अदर देन क्लास, तो रूटीन में अगर ये आप 1.5 घंटा निकालते रहेंगे अदर देन क्लास, तो फिर इशू नहीं होता। इशू तभी बनता है जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाए। तो जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है फिर डेफिनेटली पिछला दिन का भी 1.5 आवर, अगले दिन का भी 1.5 आवर, वो फिर पॉसिबल भी नहीं होता है। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके हैं, तो प्लीज रूटीन आपने बनानी है। रिवाइज करने का तरीका ये होता है कि जो कुछ क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसी को दोबारा रिवाइज करें, और अगर कोई होमवर्क है तो फिर देन डेफिनेटली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो वो 100% घर जाके हो जाएगा, लेकिन मकसद ये होता है कि कुछ आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और डेफिनेटली फिर हम नेक्स्ट डे में उसे फिर डिस्कस भी किया करेंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने उस दिन आप घर से अटेम्प्ट नहीं किया और मैंने डिस्कस कर भी दिए, तो फिर उसके बाद अगले दिन और क्वेश्चन साथ हो जाएंगे, वो चीजें एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो कोशिश बस यही होनी चाहिए कि एक रूटीन बन जाए।
जब रूटीन में आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज बल्कि आप एंजॉय भी करेंगे। हम अकाउंटेंट्स का यही मेन काम है, कैलकुलेशंस करना, रिकंसिलिएशंस बनाना। तो इंशाल्लाह फुल एंजॉयमेंट है, मैथमेटिक्स है, लेकिन वो एंजॉयमेंट तभी है जब आप साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, हम अकाउंटेंट्स की एंजॉयमेंट से ही है कि वो चीज टैली हो गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मैच हो गई, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, रिकंसिलिएशंस हो गई हैं, इसके अलावा और कुछ मिलना नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों को इंशाल्लाह हमने मिलजुल के, अब इकट्ठे तो हो ही गए हैं, तो मिलजुल के एंजॉय करना है। तो आपने और तो नहीं इसके अलावा कुछ चीज एंजॉयमेंट वाली मिली यहाँ पे, तो उसका चांस भी कोई नहीं है, लेकिन शायद होना भी नहीं चाहिए यार। इन्हीं चीज में, मैथमेटिक्स में, परसेंटेजेस में, इन्हीं चीजों में हमने अपने आप को जरा यूज टू करना है। बड़े बड़े टॉपिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ आपके सामने नाम तो लिखे हैं। बड़े बड़े टॉपिक्स, एक तो वेरिएंस एनालिसिस मैंने बोला है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग है, कौन सा नंबर पे है, नंबर 19। टारगेट कॉस्टिंग इतना नहीं है, ब्रेक इवन एनालिसिस है। बड़े बड़े टॉपिक्स का मतलब जहाँ से 15-20 नंबर तक के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देन उसके बाद बीच में एक मैंने डिसीजन मेकिंग लिखा था, तो डिसीजन मेकिंग कह लें, ब्रेक इवन कह लें, वेरिएंस एनालिसिस कह लें, प्रोसेस कॉस्टिंग है। दीज आर दोज एरियाज जिनको करते हुए भी और शायद बाद में या इनकी प्रैक्टिस करते हुए भी काफी टाइम रिक्वायर्ड होता है। चलो मेरे ख्याल इतना इंट्रोडक्शन इसलिए काफी है क्योंकि ये चीजें अभी शायद उस तरह से डिटेल में भी नहीं समझ आ सकेंगी। रजिस्टर कर लेंगे जरा, तो शायद जरा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जरा इंट्रोडक्शन हो जाए सही तरह। कैलकुलेटर्स प्लीज मस्ट होने चाहिए सर, अगर आज नहीं भी है तो काइंडली कल से जरा सही तरह रूटीन में आ जाइएगा। ये साथ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले बेटा स्टार्ट करते हैं यार प्लीज। रजिस्टर मैंने खोलने को कहा तो है, लेकिन काइंडली पहले जरा बोर्ड पे देख के गौर से मेरी बात सुनो। आपके इस लेवल पे जहां तक अब आप पहुंचे हैं, दो तरह के बिजनेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेसेस भी होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस भी होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेसेस का होपफुली प्लीज सबको कुछ ना कुछ आइडिया होगा। क्या होता है ट्रेडिंग बिजनेस? अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो वो आइटम्स जो परचेज कर रहा होगा, आइटम्स परचेज्ड आर सोल्ड। ट्रेडिंग बिजनेस जो चीजें खरीद रहा होता है उसको एज इट इज बेच रहा होता है। एज इट इज बेचने का हरगिज मतलब नहीं कॉस्ट पे बेच रहा होता है। जो चीजें खरीद रहा होता है उसकी कॉस्ट प्राइस में जस्ट प्रॉफिट ऐड करके उन्हीं चीजों को बेच रहा होता है। क्या होता है ट्रेडिंग बिजनेस? जो चीजें खरीदी जा रही हैं उन्हीं को बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार शोरूम हो, वो गाड़ियों का शोरूम अगर रास्ते में कहीं नजर आए, तो उस कार शोरूम वाले ने गाड़ियां बनाई नहीं है, उसने क्या किया हुआ, परचेज की हुई और परचेज करके सेल कर रहा है। लेकिन अगर आप होंडा लिमिटेड जहन में लाएंगे, तो होंडा लिमिटेड कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, वो पहले कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं। वो ट्रेडिंग बिजनेस पे नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस में जो आइटम्स या यूनिट्स खरीदे जा रहे होते हैं उन्हीं को बेचा जा रहा होता है। आपने जो पहले जो भी पढ़ी हुई हैं चीजें, आपको ज्यादा ट्रेडिंग बिजनेस ही का आइडिया है। ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से जरा मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ, आप बाद में लिख लीजिएगा, जस्ट एक मिनट मैं बात पूरी कर लूंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कभी बनाई आपने? या जिसे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। कैसे, कहां से शुरू करते हैं? सेल्स का मीनिंग होता है जो चीजें आपने बेची हैं उनकी सेल प्राइस। आई होप कि मैंने गलत बात नहीं की। जो चीजें आपने बेची हैं उनकी सेल प्राइस। देन क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिर एक कैलकुलेशन होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग होता है, कॉस्ट ऑफ सेल के वर्ड्स का मीनिंग होता है जो चीजें आपने बेची हैं उनकी कॉस्ट। सेल्स मीन्स जो चीजें बेची हैं
उनकी सेल प्राइस, सेल्स जो चीजें बेची उनकी सेल प्राइस, और कॉस्ट ऑफ सेल मीन्स जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट प्राइस। इनमें कोई डिफरेंस होता है? उसी को आप क्या कहते हैं फिर? ग्रॉस प्रॉफिट। और उसमें से फिर बाकी एक्सपेंसेस भी लेस करके फिर आप प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल के वर्ड्स का मीनिंग जरा क्लियर रखें। जो चीजें आप बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज 500 रुपीज की खरीदी है और उसे 100 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके 600 का बेच रहे हैं, तो 600 रुपीज क्या है? सेल प्राइस ऑफ द गुड्स जो आपने बेची है, और 500 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन क्योंकि हम जब वर्किंग करते हैं तो बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग द ईयर बेची होती हैं, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। जो चीजें बेची गई हैं उनको उनकी कॉस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला फिर हम यूज करते हैं। आई होप कि सबको याद होगा। तो मींस कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? जो चीजें बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक उठाते हैं। आगे बोलते रहे जरा। उसमें फिर परचेजेस ऐड कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई परचेज रिटर्न्स होंगी माइनस हो जाएंगी, कैरिज इनवर्ड्स होगा, प्लीज कैरिज इनवर्ड्स होगा, ऐड हो जाएगा। उन चीजों को अगर इग्नोर करूं तो सिंपली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डेफिनेटली और चीजें हो सकती हैं जो मैंने बोली हैं, लेकिन अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में सोचा जाए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपके पास इससे जो कैलकुलेशन से अमाउंट आएगी उसका नाम कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फिर सेल में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब देखें इस वर्किंग में, इस कैलकुलेशन में हम कर क्या रहे हैं? हमने सेल्स लिखी है और लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख के हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर आप वर्किंग देखेंगे तो इस कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग हो कैसे रही है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब वो चीजें जो हमारे पास पीरियड के स्टार्ट पे पड़ी थी, उसमें हमने क्या ऐड किया? जो और खरीदी, बनाई नहीं, और जो खरीदी वो ऐड कर ली। फिर जो बच गई उनका माइनस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, मैं फिगर्स नहीं वैसे लिख रहा, अगर 1 लाख रुपए की चीजें आपके पास पड़ी थी ओपनिंग स्टॉक, 5 लाख रुपीज की आपने फर्दर परचेज की, तो आपके पास 6 लाख की अवेलेबल हो गई थी। अब उसमें से अगर फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज की बच गई हैं, 1 लाख की थी, 5 लाख रुपीज की और परचेज की, 6 लाख हो गई। और अगर 200,000 रुपीज की बस गुड्स बच गई हैं, तो इसका मतलब है 4 लाख कॉस्ट वाली चीजें हमने बेच दी। तो वही कैलकुलेट करने के लिए फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो जो चीजें खरीदी हैं उन्हीं को बेचने की जो कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बड़ा ये जो कैलकुलेशन है फिर ये डेफिनेटली ट्रेडिंग बिजनेस में आप करते रहे। तो ये इन अदर वर्ड्स जो आप पढ़ते रहे पहले यहाँ तक आने से पहले पहले, वो आप ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते थे, और फिर वहीं से प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। तो उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करके फिर आप नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। यहाँ तक मेरे वर्ड समझ आ गए? किन चीजों से हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं? जो चीजें खरीद रहे हैं उन्हीं की कॉस्ट से फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में जो चीजें खरीदते हैं उन्हीं को प्रॉफिट में ऐड करके हम बेच रहे होते हैं। एनी कंफ्यूजन प्लीज? बाकी जरा कंप्लीट करवा दें जरा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है सर? अदर इनकम हो सकती है, कुछ रिवाइज करने चीजें जरा हो सकती है। तो एक आध एग्जांपल अदर इनकम, ब्रांड इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम। इन अदर वर्ड सेल इनकम के अलावा, गुड्स बेचने के अलावा अगर कोई इनकम हुई है, गुड्स को बेच के इनकम के अलावा अगर कोई भी इनकम है तो वो फिर अदर इनकम कहलाती है। रेंट इनकम, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। तो एनी इनकम अदर देन द सेल इनकम इज कॉल्ड एज अदर इनकम। उसके बाद फिर नहीं यार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर्ड पढ़ा हुआ आप लोगों ने, या एडमिन सेलिंग वगैरह शायद पढ़े? मेरा ख्याल ऑपरेटिंग तो शायद अब वर्ड नहीं है आप लोगों ने। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर शायद फाइनेंशियल चार्जेस पढ़े हो प्लीज यार। तो एडमिन एक्सपेंसेस सपोज, अब एडमिन एक्सपेंसेस कैसे कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैसे कहते हैं? बिजनेस रनिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस को अगर चलाना आपने तो एम्प्लॉइज की सैलरी है एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस वर्ड सुना? सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस, कोई एग्जांपल? कोई कमीशन है, कैरेज आउटवर्ड सुना कभी? एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, बेचने के खर्चे। एडमिन एक्सपेंसेस बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के की गुड्स को बेचने के एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, सर इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, जो बिजनेस के की बैंक से जो डीलिंग्स है, तो उस डील बैंक के साथ जो डीलिंग्स की वजह से एक्सपेंसेस हैं, तो बैंक ने बैंक चार्जेस काटे हैं, बैंक से अगर लोन लिया तो बैंक इंटरेस्ट है, उसको फिर फाइनेंशियल चार्जेस। आई होप कि सुने होंगे बड़े इसके, उसके बल्कि आप लोग नोट बनाते रहे होंगे, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस आते होंगे यार प्लीज। मेरा ख्याल है यहाँ भी अभी तक भी ऐसे एग्जाम जा रहा है। जी सर, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एडमिन सेलिंग फाइनेंशियल चार्जेस, शायद कभी कभी अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी सुने हो, एक समराइज फॉर्म में फाइनली अगर ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करके एक्सपेंसेस लेस किए जाएं और पॉजिटिव फिगर आ जाए तो फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर नेगेटिव फिगर आ जाए तो नेट लॉस भी हो सकता है। मैंने ये जो सारी स्टेटमेंट आपके सामने बनाई है, ये जस्ट इसलिए बनाई है ताकि बस आपको बता सकूं कि ये स्टेटमेंट पहले आप लोगों ने एक ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से बनाई हुई है, जिसमें जो चीजें परचेज होती हैं उनको सेल किया जाता है। इस तरह करने मेरे ख्याल थोड़ा सा नोट भी करने रिवाइज हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी जगह राइट साइड पे छोड़नी है जिस तरह मैंने छोड़ी है। मैंने जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के नीचे थोड़ी सी जरा स्पेस रख लीजिएगा, उसको जरा एक्सप्लेन करना साथ। तो मैं जरा रुक जाता हूँ, आप लोग जरा नोट करना। और अगर किसी के ज़हन में कोई कन्फ्यूजन भी आ रही हो तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर पेजेस का सेट से अगर पूरे करना, नहीं दूसरा सेट नहीं दिया अभी, चलो फिर ठीक है, लेकिन जरा देख लें बच्चे जरा, अगर अकॉर्डिंगली अगर और करवानी तो करवा लें। ये वाला चल रहा बोर्ड? जिन हजरात से मैंने पूछा था, आप लोग जो FA1 के साथ कॉस्ट पढ़ेंगे, आप लोगों ने इनिशियली मेरे साथ हर क्लास के एंड पे जरा मिलते रहना है, ताकि अगर कोई इश्यूज आ रहे हो स्पेसिफिकली आप लोगों का तो वो मुझे जरा पता चलता रहे। जो हजरात FA1 के साथ साथ आप कॉस्ट शुरू कर रहे हैं, FA1 भी शुरू किया है, कॉस्ट भी शुरू किया है, तो आप लोगों ने जरा थोड़ा सा मेरे साथ इन टच रहना है। ड्यूरिंग द क्लास पे अगर कोई क्वेश्चन है वो भी पूछें, लेकिन अगर क्लास के एंड पे जरा कुछ दिन जरा मुझे मिल के जाता रहे तो जरा मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों के लिए जरा इसलिए टफ होगा क्योंकि अभी आपने फर्स्ट टाइम PRC में तो शायद सारा वो MCQs बेस्ड था, तो फर्स्ट टाइम जरा आपने थ्योरेटिकल पेपर्स देने, पेपर बेस्ड पेपर्स देने, तो आप लोगों के लिए शायद अभी एज कम्पेयर विद दो स्टूडेंट्स जो IPAP के हॉल तक जा चुके हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इश्यूज होंगे। तो आप लोगों ने जरा साथ साथ जरा इन टच रहना, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि अगर कोई आपका खास तौर पे इशू आ रहा है तो फिर मैं एड्रेस कर सकूं। ठीक है? और जिन हजरात ने अब FA1 पढ़ लिया हुआ है, यकीनन कॉस्ट डिफरेंट तो है लेकिन कोई इशू नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं का होता है जो लोग FA1 और कॉस्ट को साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल अब मैनेज तो करना ही है। जो स्कीम में चेंजेस हैं उसकी वजह से भी अब कोई और अदरवाइज शायद ऑप्शन भी आप लोगों के पास नहीं है, तो जो एक डिसीजन ले लिया हुआ है तो उसको बल्कि फाइनल भी करना है। 3 से ज्यादा पेपर्स प्लीज ना रखा करें, जज्बातियत अपनी जगह होती है,
लेकिन 3 से ज़्यादा अगर हम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का जो भी डिसीजन है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, वो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 1 आध दिन में फाइनल होने चाहिए, और उसकी बेसिस पे फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, टाइम बड़ा लिमिटेड सा होता है, बड़ी तेजी से गुजर जाता है। जो डिसीजंस सब्जेक्ट्स के हवाले से उन्हें पेंडिंग नहीं करें। 3 लेने हैं, कौन से लेने हैं, मैं डेफिनेट डिस्करेज नहीं कर रहा अगर आप उससे ज़्यादा लेना चाह रहे हो, लेकिन उससे फिर मैनेज करना, उनको रोज टाइम देना, और फिर प्रिपरेशन लीव्स में उनको फाइनल करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। तो कौन से 3 होने चाहिए, अगर उस हवाले से मुझसे भी मिलना चाहें आप, तो अदर देन द क्लास आप मिल सकते हैं, लेकिन ये इमीडिएटली डिसीजन आज कल तक मैक्सिमम फाइनल करें। ठीक है, और इस वक्त तक डेफिनेटली जो चीज़ें पता है उन्हीं की बेस पर डिसीजन हो सकता है। बाकी आई कैप ने किस पेपर को एग्जाम करना वो शायद अभी इस तरह से फाइनल भी नहीं है, तो वो जब आएगी सिचुएशन तो इंशाल्लाह उसको फिर देख लेंगे। ठीक है, कॉस्ट में तो कोई नहीं ना, कॉस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये आपके साथ बेटा वो नंबर में शेयर कर देता हूँ, फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे। ये मुबीन कर दो, मुबीन मुबीन ये ऑनलाइन सोर्स होगा। जी सर, मैंने अभी आपके सामने जो डिस्कशन की है, क्या बताया मैंने, ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है तो कैसे करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बाकी मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपके सामने इसलिए बना दी कि जरा आपको जरा एक याद दहानी से हो जाए, रिवीजन हो जाए जरा, वरना कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपने ट्रेडिंग बिजनेस में कैलकुलेट करनी है तो आप ओपनिंग स्टॉक उठाएंगे प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इन अदर वर्ड्स ये आपको पहले भी आइडिया है। ठीक है सर, एनीबॉडी राइटिंग, नोट कर लिया सबने जी लास्ट टाइम्स। देन लेकिन बेटा जो हमारी इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कशन है, ये बहुत रेयर ही चांस है कि हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करेंगे। शायद बीच में 1 आध दिन शुरू में कर लें, लेकिन हमारा मेन जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होगा। तो आज जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनिशियली होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या बेचा जाता है, आइटम्स परचेज्ड आर नॉट सोल्ड, आइटम्स प्रोड्यूस्ड कह लें या मैन्युफैक्चर्ड कह लें, आइटम्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड। बस ऊपर एक जो स्पेस थोड़ी सी मैंने की थी वहां पे ये लिख लें, बाकी फिर मैं आप डिटेल में बात करता हूँ कि प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीजें आपने परचेज की हैं वो एज इट इज नहीं बेचते आप चीजों को पहले बनाते हैं। अच्छा, मैंने 2 वर्ड्स लिखे, प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ही इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो जाता है। मैं अगर आपसे कहूँ गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या कहूँ गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो आई होप के सिमिलर मीनिंग है। तो गुड्स को बना के बेचना, गुड्स को अगर बना के बेचा जा रहा है तो ये बिजनेस पे ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा, ये फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, अब नीचे आ जाए जरा, बस ऊपर अब हमें जगह नहीं चाहिए, जहां आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किए वहां एक हेडिंग लिखें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आइटम्स प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड, प्रोड्यूस कह लें, आइटम प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड कह लें, या आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड आर सोल्ड कह लें। बस हेडिंग लिख लीजिएगा, नेक्स्ट लिख लें हेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसके बाद फिर रुक जाइएगा और काइंडली जरा इन्वॉल्व रहिएगा। आइडिया इंशाल्लाह मैं जरूर दूंगा, लेकिन पता आपको अगर आप सोचेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। करें जी शुरू। अब बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम समझने की इस तरह से करते हैं कि लेट्स अज्यूम आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपका प्लान ये है
कि आप शर्ट्स बना के सेल करेंगे। क्या बना के सेल करेंगे? तो एक सिंपल सी ऐसी एग्जांपल रखना चाह रहा हूँ जो शायद हमारे लिए सबके लिए जरा समझना जरा इजी हो जाए। अब अगर आपने शर्ट्स बना के सेल करनी है तो आपको शर्ट्स बनाने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। शर्ट्स बनाने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। शर्ट्स बनाने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज शायद क्या खरीदनी पड़ेगी? क्लॉथ खरीदना पड़ेगा, कपड़ा खरीदना पड़ेगा, यकीन उसको फिर स्टिच करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हम इस तरह से कर लेते हैं, अभी आप लिखिएगा नहीं कि हमारा बिजनेस ये है कि हम क्लॉथ परचेज करेंगे और शर्ट्स बना के बेचेंगे। जी सॉरी, डेफिनेटली अभी क्लॉथ से शर्ट्स बनाने के लिए फर्दर भी कुछ चीजें चाहिए होंगी, लेकिन वो कौन सी मेन चीज है जिसको हमें फिर खरीदना होगा ताकि हम शर्ट्स बना सकें? तो क्लॉथ खरीद के सपोज हम शर्ट्स बनाना चाहते हैं, ये हमारा एक बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जिस चीज को बना के आपने बेचना है, जिस चीज को आपने बना के बेचना है, मेरे इस केस में शर्ट्स की बात कर रहा हूं, उसको कहते हैं, जिस चीज को आपने बना के बेचना है उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जिस चीज को आप बना रहे हैं ताकि उसे बेच सकें, इस चीज को आपने बेचना है, बना के बेचना, उसे कहते हैं फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड है, वो फिनिश गुड्स किसे कहेंगे? मैन्युफैक्चर्ड कार जो होगी, एसी मैन्युफैक्चरर्स जो एसी बन जाएगा वो उनकी फिनिश गुड्स है। तो फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? इस चीज को बना के बेचा जाता है। और फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो मेन चीज रिक्वायर्ड होती है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो मेन चीज रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं, हमारे इस केस में किसकी बात कर रहा हूं, उसे कहते हैं रॉ मटेरियल। जिस चीज से आपकी फिनिश गुड्स बननी है, जिस मेन चीज से फिनिश गुड्स बननी है, उसे फिर रॉ मटेरियल बोला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या खरीदा जाता है और क्या बेचा जाता है? रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है और फिनिश गुड सेल की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और रॉ मटेरियल परचेज करेगा और फिनिश गुड्स को सेल करेगा। आई होप कि मेरे कुछ वर्ड समझ आ गए। क्या हर बिजनेस में क्लॉथ रॉ मटेरियल होगा? इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस, लेकिन रॉ मटेरियल मींस जिसको खरीद के आपने फिनिश गुड्स बनाने, और फिनिश गुड्स मीन जिसे आपने अल्टीमेटली कस्टमर्स को बेचना है। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? आप शायद जो खरीद रहे हैं उसी को बेच रहे हैं, तो उसमें ये डिस्टिंक्शन रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की नहीं है। आप शायद फिनिश गुड्स ही खरीद रहे होंगे और उन्हीं को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार शोरूम है तो आप क्या खरीद रहे हैं? अगर आपकी कोई मोबाइल शॉप है तो मोबाइल्स खरीद रहे हैं, मोबाइल्स बेच रहे हैं, तो फिनिश गुड्स ही शायद खरीद के बेची जाती हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर है तो मोबाइल किन चीजों से बनता है वो आप खरीदेंगे, उनको हम रॉ मटेरियल कहेंगे, और जब मोबाइल बन जाएगा वो फिर फिनिश गुड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल इज परचेज्ड to convert it into finished goods and then finished goods are ultimately sold to the customer. अब रॉ मटेरियल हम किसी सप्लायर से खरीदेंगे, ऐसे ही होगा ना यार, और फिनिश गुड्स फिर हम अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। लेकिन अब बेटा अगर अपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनानी है, और स्पेसिफिकली जरा इस बिजनेस की बात करें, अगर हमने क्लॉथ से शर्ट्स बनानी है और हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, वैसे तो दर्जी की दुकानों में भी बन जाती हैं, लेकिन अगर बड़ा सेटअप सोचें तो फिर अब आपको अगर क्लॉथ से शर्ट्स बनानी है तो आपको कोई ऐसे प्रेमिसेस चाहिए जिन प्रेमिसेस में मशीनें लगी हों और देन वहां कपड़े से शर्ट्स बनाई जा रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिर रॉ मटेरियल को अगर आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है एक फैक्ट्री लगानी पड़ती है। क्या ट्रेडिंग बिजनेस में भी किसी फैक्ट्री की जरूरत होगी? सोचना। ट्रेडिंग बिजनेस में हमने क्या नहीं करना, हाँ ट्रेडिंग बिजनेस में भी शायद कोई हमें गोदाम की जरूरत पड़ेगी, वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, अपने ऑफिस को बनाने के लिए कोई जगह की जरूरत पड़ेगी, हेड ऑफिस टाइप बनाने की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन एडिशन टू द वेयर हाउस, इन एडिशन टू द हेड ऑफिस, क्या वैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी बिजनेस को चलाने के लिए ऑफिस चाहिए होगा, चीजें रखने के लिए तो वेयर हाउस चाहिए होंगे, ये तो चाहिए होंगे। लेकिन अब चीजों को बनाने के लिए
एक एक्स्ट्रा प्रेमिसेस, एक्स्ट्रा जगह चाहिए होगी जहां हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकें, उसे फिर हम फैक्ट्री बोलेंगे। तो फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होती, फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो फिर हमें एक फैक्ट्री बनानी पड़ती है। जस्ट अ मिनट, बात मेरी समझ आ रही है प्लीज? किन बिजनेसेस में फैक्ट्री की जरूरत क्यों नहीं है? ट्रेडिंग बिजनेस में फैक्ट्री की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हमने चीजें बनानी नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्यों जरूरत है? ताकि हम चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकें। और हम एक बिजनेस के एंगल से, कंपनी के एंगल से अगर बात करें तो कुछ प्रेमिसेस रिक्वायर्ड होंगे जो फैक्ट्री प्रेमिसेस होंगे। अब जस्ट अ मिनट जरा काइंडली, मैं आपके सामने जरा एक बोर्ड पे फैक्ट्री बनाने लगा हूँ। यकीनन फैक्ट्रीज बोर्ड पे नहीं बनती, रजिस्टर पे नहीं बनती, फैक्ट्रीज वैसे ही होती हैं। लेकिन एक जस्ट आइडिया देने के लिए, बल्कि आपने आइडिया मुझे देना है। और एक फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट मैं करूंगा, फिर नेक्स्ट आप मुझे हेल्प कीजिएगा। और बिजनेस हम अपने फोकस में रख लेते हैं कि हमने क्लॉथ खरीदना है और उससे शर्ट्स बनाने। तो अब फैक्ट्री जरा विजुलाइज करें। सबसे पहले फैक्ट्री किसी एरिया में होगी, कोई लैंड खरीदनी पड़ेगी, होगी सर? फिर उस पर कोई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब उस बिल्डिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे वो जरा सोचने लगे। तो ये मैंने जो सॉर्ट ऑफ बॉक्स सा बनाया, ये मैं एक फैक्ट्री प्रेमिसेस को जरा विजुलाइज करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहले स्टार्ट मैं जरा कर लेता हूँ आइडिया देने के लिए, बाकी इंशाल्लाह फिर आप सोच लेंगे। सबसे पहले बेटा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल स्टोर रूम की जरूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल स्टोर रूम, रॉ मटेरियल के लिए मैं जरा थोड़े से वर्ड्स कम कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल, RM मींस रॉ मटेरियल स्टोर रूम की जरूरत पड़ती है। ये पॉसिबल नहीं होगा फैक्ट्री में कि जब आपने शर्ट बनानी है तो उसी वक्त क्लॉथ खरीदें। एक शर्ट बनानी है तो उसका क्लॉथ खरीदें, दूसरी बनानी उसका खरीदें। फैक्ट्रीज में इस तरह नहीं होगा। फैक्ट्रीज वैसे भी नॉर्मली मेन शहरों से हट के रिमोट एरियाज में होती हैं। तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है ताकि जैसे जैसे जरूरत पड़े हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ रखने के लिए हमें कोई डिपार्टमेंट, कोई एरिया बनाना पड़ेगा जिसमें डेफिनेटली स्टोर रूम का इंचार्ज भी होगा। उसका ये काम होगा कि इस रॉ मटेरियल को प्रॉपर कंडीशन में रखे और इस रॉ मटेरियल में कितना क्लॉथ आ रहा है, कितना जा रहा है, इस सारे का रिकॉर्ड मेंटेन करे। तो एक सेकंड जरा कर लिए, रॉ मटेरियल स्टोर रूम अपने जहन में लाएं। क्या इसमें कोई पीरियड के स्टार्ट पे कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है? हो सकता है। क्या ड्यूरिंग द ईयर को फर्दर परचेज हो सकता है? फर्दर परचेज भी हो सकता है। फिर ड्यूरिंग द ईयर को फर्दर सेल हो सकता है। रॉ मटेरियल अब हमने बेचना नहीं है, यूज हो सकता है, कंज्यूम हो, कंज्यूम कह लें, यूज हो रहे हैं। कहाँ कंज्यूम होगा? शर्ट्स बनाने में कंज्यूम होगा। और देन फिर साल के एंड में कुछ क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी बच सकता है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल होगी, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, और देन कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड में बच सकता है। फिर वो कंजम्पशन कहाँ होनी है? फिनिश गुड्स बनानी है। फिनिश गुड्स बनाने के लिए फिर आपको एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह लें या उसमें प्रोडक्शन हॉल सॉर्ट ऑफ कह रहा हूँ, लेट्स से, मतलब ये इस तरह से एरिया है जिसमें मशीनें लगी हुई। अब यहाँ क्या होना है? रॉ मटेरियल मंगवाया जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन में क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी वो स्टोर रूम वालों से मंगवाया जाएगा और उसकी बेस फिर शर्ट्स को स्टिच किया जाएगा। तो शर्ट रॉ मटेरियल क्लॉथ को शर्ट्स में स्टिच करने की जगह को मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोडक्शन हॉल। बात समझ आ गई? यहाँ रॉ मटेरियल कहाँ से आना है? रॉ मटेरियल स्टोर रूम से। फिर इस रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड शर्ट्स में कन्वर्ट होना है। अब ये भी हो सकता है, मैंने आपके सामने एक ही शर्ट प्रोडक्शन हॉल बना दिया है, इसके भी फर्दर एरियाज हो सकते हैं। मसलन अगर शर्ट को थोड़ा सा हम जरा और डेप्थ में जाए तो शायद क्लॉथ की कटिंग होगी, उसके बाद उसकी कोई स्टिचिंग होगी, फिर शायद उसकी कोई पैकिंग होगी, बटन्स लगेंगे वगैरह, स्टिचिंग, फिर उसकी पैकिंग होगी। और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनिशियली ऐसे नहीं होगा कि फिनिश गुड सीधी कस्टमर के पास चली जाए। हो सकता है कुछ दिनों के लिए
आपको वो फिनिश गुड्स अपने पास रखनी पड़े इससे पहले कि वो कस्टमर को डिलीवर हो। तो जिस तरह एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम है, इसी तरह फिर फिनिश गुड्स को रखने के लिए भी एक स्टोर रूम हो सकता है। फिनिश गुड्स स्टोर रूम में क्या होगा, जो चीजें बन तो गई हैं लेकिन अभी सेल नहीं है। तो प्रोडक्शन हॉल में क्या होना है, रॉ मटेरियल ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है, और जब ये प्रोडक्शन हॉल में काम हो जाएगा, गुड्स फाइनली कंप्लीट हो जाएंगी, तो देन आपका फिर एक फिनिश गुड्स स्टोर रूम होगा। फिनिश गुड्स के लिए मैंने जरा एब्रिविएशन एक बनाई है। फिनिश गुड्स स्टोर रूम में क्या पीरियड के स्टार्ट पे कुछ ओपनिंग फिनिश गुड्स हो सकती हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स का मतलब ऐसी फिनिश गुड्स, ऐसी शर्ट्स जो पिछले पीरियड में बन गई थी लेकिन पिछले पीरियड में सेल नहीं हो सकी, तो वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो लास्ट पीरियड की होंगी वो करंट अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग फिनिश गुड्स, देन उसमें फिर प्लस होंगी परचेज फिनिश गुड्स, नहीं प्रोड्यूस फिनिश गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स, और फिर सोल्ड फिनिश गुड्स निकल जाएंगी, और फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी बच सकते हैं। तो यहाँ से अब फिनिश गुड्स कंज्यूम नहीं होनी है, यहाँ से प्रोड्यूस नहीं, फिनिश गुड्स स्टोर रूम से क्या होना है, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में फिनिश गुड्स बन के आएंगी, प्रोड्यूस होके आएंगी, और यहाँ से फिर सेल होगी। ऑपोजिट साइड पे देखें जरा, रॉ मटेरियल ने परचेज होना, रॉ मटेरियल ने परचेज होके हमारे स्टोर रूम में एंटर होना, फिर फिनिश गुड्स ने प्रोड्यूस होके हमारे फिनिश गुड्स स्टोर रूम से सेल होना, और सोल्ड टू कस्टमर, चीजें हम खरीदेंगे किसी सप्लायर से, और फिनिश गुड पे फाइनली सेल होंगी टू कस्टमर। तो रॉ मटेरियल हमारे स्टोर रूम में आएगा, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके जो गुड्स बन जाएंगी, अगर वो इमीडिएटली सेल नहीं हो रही, इमीडिएटली कस्टमर के पास डिस्पैच नहीं हो रही, तो फिनिश गुड स्टोर रूम में आ जाएंगी, और जब फिनिश गुड स्टोर रूम से डिलीवर होंगी कस्टमर को, तो देन फिर फिनिश गुड स्टोर रूम से हमारी गुड्स कम हो जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर द 3 मेन एरियाज, मेन डिपार्टमेंट्स, जिनमें रॉ मटेरियल की परचेज से लेके फिर फाइनली फिनिश गुड्स की सेल, इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी। रॉ मटेरियल इन होगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद फिर फिनिश गुड्स की सेल होगी। यहाँ तक क्लियर है प्लीज? लेकिन बेटा इसके अलावा भी कुछ सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं फैक्ट्रीज में, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को सही तरह से चलाया जा सके। मसलन फॉर एग्जांपल क्वालिटी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्या मकसद होगा इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का? अब यहाँ प्रोडक्शन नहीं होनी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में कुछ लोग होंगे जिनका काम ये होगा कि वो शर्ट्स की फिनिश गुड्स की क्वालिटी को मॉनिटर करते रहे। ये ना हो कि चीजें बन जाएं और उसके बाद पता चले सही नहीं बनी। जिस टाइम पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, रेगुलरली मॉनिटरिंग करें और इंश्योर करें कि जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, क्वालिटी उससे खराब ना हो जाए। ठीक है, तो समटाइम्स इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स भी फैक्ट्रीज में बनाने पड़ते हैं। क्या यहाँ प्रोडक्शन होनी है या इस डिपार्टमेंट ने इनडायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करना है? प्रोडक्शन तो असल में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही होनी है, लेकिन ये डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाएगा? ताकि प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। देन फिर अगर फैक्ट्री बड़ी है और खासतौर पर अगर रिमोट एरियाज में है, तो अपना ही एक रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आई है या कोई फैक्ट्री की कोई बिल्डिंग की मेंटेनेंस है, तो उसके लिए फिर आप उस टाइम पे कोई मेंटेनेंस इंजीनियर शायद अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, आप अपना ही रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना लेते हैं, ताकि जैसे ही कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो उसी वक्त कर ली जाए, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। वंस अगेन दिस इज अ डिपार्टमेंट जहां प्रोडक्शन नहीं होनी इटसेल्फ, लेकिन इट इज नेसेसरी ताकि प्रोडक्शन का प्रोसेस सही तरह से चलता रहे, वो स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, तो समझ आ रहा प्लीज? इसी तरह देन फिर सॉरी एचआर बेटा जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो नॉर्मली वैसे फैक्ट्रीज में कम होता है, वो ऑफिस में होता है, हेड ऑफिस जिसे हम कहते हैं, वहां से एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट होती है, देन फिर उनकी ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है तो वो भी हो सकता है। पहले जरा मैं मेन दो चार और पूरे करता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर मेंटेनेंस, ये कुछ कहना। देन उसके अलावा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैक्ट्री की सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। एम्प्लॉइज अगर हो तो नॉर्मली फैक्ट्रीज में एम्प्लॉइज को खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, तो कैफेटेरिया कह लें। मैं डेफिनेटली एक आइडिया दे रहा हूँ, इसके अलावा भी हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स। और फिर एम्प्लॉइज हो, आप जैसे नेक एम्प्लॉइज हो तो मस्जिद भी होती है।
अब ये जो मैंने नीचे सारे बनाए हैं, जो मैं नीचे बनाए हैं, इनमें कोई डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं हो रही। द ओनली ऑब्जेक्टिव इसके सपोर्ट डिपार्टमेंट, बल्कि एक जरा और दिमाग बना लेते हैं। डिस्पेंसरीज होती हैं, एम्प्लॉइज को अगर प्रोडक्शन प्रोसेस को ऐसा है जिसमें इंजरी का खतरा है, तो कोई छोटा सा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज, ताकि एम्प्लॉइज को फर्स्ट एड टाइप दी जा सके। तो कैफेटेरिया, डिस्पेंसरी, एम्प्लॉय बन के सोचो वैसे होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज इन। अच्छा, सारा फोकस मेरा किस में है? क्या बनाया मैंने आपके सामने, इस फैक्ट्री में होना क्या है, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस को सही तरह से कंप्लीट करके हम गुड्स जो बनाना चाहते हैं, तो उन गुड्स को बनाने के लिए कुछ डिपार्टमेंट्स बना जा रहे हैं विद इन फैक्ट्री। तो ये इनिशियली जरा छोटी सी डायग्राम जरा मेरा ख्याल है बना लें, जरा हेल्पफुल रहेगी। इसकी बेस पे फिर मैंने जरा फर्दर आपको चीजें समझानी है। तो जरा साफ सुथरी सी अपनी फैक्ट्री समझ के जरा बना लें। डेफिनेटली और डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, मैंने जस्ट इनिशियली थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपके सामने फैक्ट्री रखी थी। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपको क्लियर हो गया? जी सर, थोड़ा स्लो करवा लें फिर, अब फैन ये जरा थोड़ा स्लो कर दें। थोड़ा स्लो कर लें, इंशाल्लाह थोड़ा कम कूल हो जाएगा। वो फिर बाकियों को असल में हवा नहीं जाएगी, आपके शायद डायरेक्टली इसी पड़ रहा है। आप आगे आ जाए, थोड़ा सा जगह देंगे, थोड़ा स्लो कर दो।
किधर आ बैठा लेंगे। डिस्पेंसरी, कैफेटेरिया, ठीक है शायद सर। स्मॉल स्केल हॉस्पिटल कह लें। जी अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताना प्लीज। जी लास्ट लाइंस। इस फैक्ट्री में जो एक्सपेंसेस भी होंगे, एक्सपेंसेस होंगे वैसे किस चीज के? नहीं मतलब तो अगर हम शुरू से शुरू कर एंड तक है तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो एम्प्लॉइज की सैलरी, उसके अलावा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज, अगर फैक्ट्री रेंट पे, बिल्डिंग रेंट पे, रेंट एक्सपेंसेस, अगर फैक्ट्री में एसेट्स हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन। क्या ख्याल है? लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस किस पर्पस के लिए इंकर हो रहे हैं? टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, या कह लें टू प्रोड्यूस द गुड्स। तो फैक्ट्री का मकसद होता है चीजें बना ली जाए ताकि फिर हम उसे बेच सकें। ठीक है, नोट कर लिए। देन बेटा फिर अब दोबारा जरा ट्रेडिंग बिजनेस अपने जहन में लाएं। ट्रेडिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाई जाती है ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ताकि एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की इंफॉर्मेशन दी जाए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अब जहन में लाएं जरा, इसमें कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बननी चाहिए या बनेगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बननी चाहिए सर, इसमें भी प्रॉफिट कैलकुलेट होना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसकी इक्विटी। तो जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो स्टेटमेंट्स तो एज इट इज है, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक एडिशनल स्टेटमेंट बनती है जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। ट्रेडिंग बिजनेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी एज इट इज जिस तरह बनती है, लेकिन इन एडिशन टू दी स्टेटमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाई जाती है ताकि पता चले कि चीजों को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। मैंने जो अभी आपके सामने बोला, मैं जरा एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ, वो फिर आप बाद में लिखिएगा जरा। मैं जरा एक दफा लिख भी दूं जो मैंने बोला। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मेरी जरा हेल्प कर दीजिएगा कि मैं सही समझा पाया हूँ या नहीं, पहले मैं लिख दूं जरा। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, in addition to statement of profit and loss या statement of comprehensive income और and statement of financial position। अच्छा, जो हजरत FA1 पढ़ चुके हैं यकीनन जो बाकी स्टेटमेंट इसके अलावा है वो भी एज इट इज बनेगी, मैं उसको इसलिए मेंशन नहीं कर रहा जरा हमारी क्लास सेम रहे। जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, इन अदर वर्ड्स जो ट्रेडिंग बिजनेस में बनता है वो तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बनेगा, लेकिन इन एडिशन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, an extra statement called as cost of goods manufactured statement is also prepared। इन वर्ड्स पे जो मैंने हाईलाइट किया, जरा इन वर्ड्स को जरा गौर से देख के बताएंगे इसका क्या मकसद होगा स्टेटमेंट का। An extra statement called as cost of goods manufactured statement is also prepared। जो चीजें बनाई गई हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जा रही है, एक पेज सा बनाया जा रहा है ताकि उसमें प्लस करके हम फाइनल कर सकें कि कितना टोटल खर्चा आया। अब यहाँ तक लिख लें आप, फिर मैं आपके सामने अभी डिस्कस करता हूँ कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट किससे बनती है।
आइडली है अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर आप रजिस्टर अगर अलग रखें, अगर मतलब ये जो मिक्स ना हो हर सब्जेक्ट के लिए, बल्कि मेरा ख्याल है ये नोट्स टाइप चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो अगर कोई और सब्जेक्ट है तो उसका मेरा ख्याल अलग होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह कॉस्ट के लिए अगर अलग से एक रजिस्टर रखें ताकि डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसका एक सीक्वेंस बन जाए। ऐसे ही करता हूँ वैसे होती। ये स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। स्टेटमेंट कहाँ बनती है? जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इकट्ठी होगी। नोटेड है? जो लोग लिख लें इसके बाद दोबारा एक दफा एक हेडिंग के तौर पे बना लें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, एक हेडिंग लिख लें। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि ये स्टेटमेंट किस फॉर्मेट पे बनती है। हेडिंग अगर लिख लें तो काइंडली आपने रुक जाना है और अपने सामने काइंडली आपने जो भी फैक्ट्री की एक डायग्राम बनाई है वो प्लीज रख लेनी है। लिखने की जल्दी कोई नहीं है, हमें बात सही तरह समझनी है। ये स्टेटमेंट शायद हर जगह बार बार हमें बनानी पड़नी है। तो अपने सामने हेडिंग लिख के जरा फैक्ट्री की डायग्राम जो भी आपने बनाई थी वो जरा अपने रजिस्टर में सामने रख लीजिएगा। चीजें बनाने के लिए सर जी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होने हैं, उन्हीं को लिस्ट डाउन हमने बस करना है और इसका एक अप्रोप्रिएट सा फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले जो गुड्स को बनाने में कॉस्ट आती है दैट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सही कह रहा हूं? अगर आपने फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करनी है तो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट? रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट किया जाता है कि रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ है, उसकी वर्किंग कैसे होगी। थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा फिर आपने फर्दर आइडिया देना है। तो पहली हेडिंग इस स्टेटमेंट में आ जाएगी रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है गुड्स को बनाने में उसकी अब कैलकुलेशन मैं करूंगा। इससे पहले कि मैं वो कैलकुलेशन करूं आप जरा सोच के जरा आइडिया दें जरा, क्या जो रॉ मटेरियल परचेज हो गए वो सारा एक्सपेंस होगा या जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो एक्सपेंस होगा? फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन 2 लाख रुपीस का 5 लाख में से रॉ मटेरियल बच गए, तो क्या 5 लाख रुपए का जो रॉ मटेरियल खरीदा वह सारा का सारा इसी पीरियड के कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना चाहिए, या जो 3 लाख का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो एक्सपेंस है? और जो 2 लाख का रॉ मटेरियल बच गए तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की तरह है। क्लोजिंग स्टॉक है जो आपका एसेट्स में आना चाहिए। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 बॉल पॉइंट खरीदे हैं, अचानक जज्बाती हुए हैं डब्बा ही खरीद लिए कि यार एक दिन में खत्म हो जाता, लेकिन शाम को उसमें से 8 बच गए, तो जो बचे हुए वो तो एसेट होता है। जो चीज अभी इस्तेमाल नहीं हुई वो तो एसेट है, जब इस्तेमाल होगी तब एक्सपेंस होगी। तो रॉ मटेरियल की हेडिंग में हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे। क्या मतलब कंज्यूम? रॉ मटेरियल यूज्ड कह लें या कंज्यूम कर लें, तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है गुड्स को बनाने में उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। उसकी कैलकुलेशन उसी तरह जिससे मैंने थोड़ी देर पहले आपको आइडिया दिया था, अपनी जरा डायग्राम देखें और रॉ मटेरियल स्टोर रूम जरा सामने रखा है। इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है? लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीस का था, 5 लाख रुपीस का अगर फर्दर परचेज हुआ तो उसमें ऐड हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा।
यकीनन फिर रॉ मटेरियल परचेज करने पे कोई कैरेज इनवर्ड्स भी हो सकता है, रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न भी हो सकता है सर। और चीजें भी शायद आपने सुनी हो, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। हो सकता है आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया हो, तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी हो सकती हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी हो सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड लेस भी हो जाएगी, तो यकीनन गेम ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर मेन चीजें सोचें तो सपोज ओपनिंग रॉ मटेरियल 1 लाख था, 5 लाख रुपीस का आपने रॉ मटेरियल और परचेज किया, इसे ऐड कर लेंगे, टोटल 6 लाख हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूँगा 1,50,000 रुपीस का सपोज रॉ मटेरियल बच गया है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू, अब कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी, अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन होती है। तो तकरीबन उसी तरह मिलती जुलती कैलकुलेशन है, लेकिन अब यहाँ रॉ मटेरियल हमने बेचा नहीं है, हमने इस्तेमाल किया होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किया होगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल की सेटिंग में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन की जाती है, और उसका फिर वे आउट ये होगा कि हम ढूंढा करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अभी लिखने की जल्दी ना करें, मैं कैलकुलेशन कंप्लीट कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अमाउंट्स में अज्यूम करो जस्ट आपको समझाने के लिए, लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपीस प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, उसकी अमाउंट सपोज 5 लाख रुपीस, बाकी चीजें यकीनन रिटर्न्स हैं, कैरेज इनवर्ड्स है वगैरह, वो सब एज इट इज लेस होंगे, डिस्काउंट रिसीव लेकिन होगा जो आप बोल रहे हैं, तो वो लेस होगी ऐड होगी, डिस्काउंट रिसीव, बाकी सारी चीजें एज इट इज है, ठीक है, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, सपोज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1,50,000, तो 6 लाख माइनस 1,50,000 इक्वल टू 4,50,000 का नाम फिर हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। बात समझ आ गई सबको? प्लीज देखें पहली कैलकुलेशन। तो फिनिश गुड्स को बनाने में, फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट है दैट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एनी कंफ्यूजन? प्लीज एनी कंफ्यूजन? तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपसे डिस्कस तो कर रहा हूँ, लेकिन लिख इसलिए नहीं रहा कि जरा भी शायद समराइज फॉर्म में जरा चीजें सामने आ जाए, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी देखिए, देन दोबारा जरा डायग्राम देखेंगे अपनी फैक्ट्री। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ है फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में। देन बेटा सेकेंडली फिर आप ढूंढेंगे, इसमें प्लस करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम की जो फिगर आएगी, डायरेक्ट लेबर एक्वायर्ड होता है। क्या आपकी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज होंगे? और अगर एम्प्लॉइज होंगे तो फिर उनकी सैलरी होगी। अब एम्प्लॉइज जो है वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी होंगे, अपनी डायग्राम देखते रहे आप, रॉ मटेरियल स्टोर रूम में भी होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होंगे,
फिनिश गुड स्टोर रूम में भी कोई फिनिश गुड्स का इंचार्ज होगा, कैफेटेरिया में भी लोग होंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी होंगे, पूरी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज हैं। मैंने वर्ड एक लिखा है डायरेक्ट लेबर। असल में लेबर डायरेक्ट लेबर का यहाँ मतलब है सैलरी की बात हो रही है, लेबर कॉस्ट की बात हो रही है। तो जो फैक्ट्री की सैलरी है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 डायरेक्ट लेबर और नंबर 2 इनडायरेक्ट लेबर। बाकी ये डेफिनेशन वगैरह मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी लिखी इंशाल्लाह हमको सबको मिल जाएंगी, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। जो एम्प्लॉइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो एम्प्लॉइज जो रॉ मटेरियल को डायरेक्टली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व है। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी एक्सपेंस को कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो भी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, उन सब की सैलरी को कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। क्लासिफिकेशन का मकसद ये है कि जरा फिगर थोड़ी सी डिटेल में हमारे सामने आए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का एक्सपेंस कितना है और अदरवाइज एक्सपेंस कितना है। तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट हो जाता है तो सेकंड स्टेप है कि आप डायरेक्ट लेबर को ढूंढ के प्लस कर लेंगे, और डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है वो एम्प्लॉइज जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी एक्सपेंस की बात हो रही है। तो आप भी जरा हैं जहाँ पे आप फॉर्मेट बना रहे थे डायरेक्ट लेबर लिख लें प्लस करके, और शायद ब्रैकेट में फिलहाल छोटा सा एक्सप्लेन भी कर लें जरा। एम्प्लॉय सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज, सैलरी ऑफ those employees which are in प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को डायरेक्टली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी सैलरी को डायरेक्ट लेबर बोला जाता है। और इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? हाँ जी, सिंपल, मेक द थिंग सिंपल। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा एम्प्लॉइज फैक्ट्री के अंदर है, अभी बहुत सारी फैक्ट्री की हो रही है, वो भी एक्सपेंस है, वो भी इसी हेड, वो भी अभी आना है, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट हेडिंग्स के साथ फिगर्स आ रही हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट? रॉ मटेरियल कंज्यूम, एंड देन उसमें क्या ऐड हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर। फिगर मैं वंस अगेन सपोज अज्यूम कर रहा हूँ कि डायरेक्ट लेबर की आपकी कॉस्ट है 300,000। आज यहाँ तक जरा इकट्ठा हो जाए, बात तो समझ आ रही है ना प्लीज? देन फिर बेटा कैलकुलेशन सिंपल सी है, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम था, इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड होगी, तो दोनों फिगर्स को अगर इकट्ठा कर लें तो यहाँ तक आंसर आपका आ जाएगा 7,50,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर को अगर प्लस कर लें, क्या बोला मैंने? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर को अगर प्लस कर लें तो इस अमाउंट को, इस टोटल को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कोई अलग से किसी कॉस्ट का नाम नहीं है, इट इज सिंपली अ सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। तो अगर कभी मैं आपके सामने वर्ड बोल लूं प्राइम कॉस्ट, तो उस समय मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रॉ मटेरियल भी इसमें शामिल है और डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ तक जरा इकट्ठा हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? एक चीज अगर पॉसिबल हो तो जहां रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है हमने, उसको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं, अगर उसके इर्द गिर्द कोई जगह बन सके, पॉसिबिलिटी है। द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स बन रही है, ऐसा मटेरियल जिससे जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स में लग रहा है, जिस मटेरियल से फिनिश गुड्स डायरेक्टली बन रही हैं, रॉ मटेरियल ही है, लेकिन रॉ मटेरियल का एक ऑल्टरनेट नेम है जो उसे डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपके सामने कहूँ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, तो बात समझ आया करेंगे। इन अदर वर्ड्स रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज प्राइम कॉस्ट। सो इंटरचेंजेबली समटाइम्स एग्जामिनर वर्ड यूज करता रहता है, तो हमें भी उसका आइडिया होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज?
तो कहां तक पहुंचे हम, बल्कि पहले ये देख के बताएं बना के नहीं इस वक्त हम। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में सबसे पहले रॉ मटेरियल का क्या कैलकुलेट हुआ, रॉ मटेरियल में क्या कैलकुलेट हुआ, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर क्या ढूंढा हमने, इनको सम करके क्या आ गया। देन बेटा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में जो भी और खर्चे हैं, किस किस के अलावा, तो उनको कलेक्टिवली बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अपनी जरा एक सेकंड इसको एक मिनट रहने दे, हेडिंग लिखना, अपनी डायग्राम जरा देखें फैक्ट्री। क्या सारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए? कौन कौन से हो गए? डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर होगी, क्या कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं? जो भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल वैसे कौन से रहते हैं? यूटिलिटी बिल्स भी रहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी रहती है, रिपेयर मेंटेनेंस भी रहती है, सब कुछ रहता है। जो रह गया इन दो के अलावा उस सब को कलेक्टिवली बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स किसी अलग एक्सपेंस का नाम नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री में इंकर हो रहे हैं उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। तो उसकी एक शॉर्ट सी अब लिख लें, हेडिंग बना लें, उसके फिर एक लिस्ट जरा बना लेते हैं कुछ हेडिंग्स के साथ, देखते हैं कौन से एक्सपेंसेस की फॉर एग्जांपल बात हो रही है। ये हेडिंग अगर लिखेंगे तो पहले मैंने जरा लिस्ट बनानी है, वो बनवा दीजिएगा जरा सोच के, फिर लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो बेटा मैं इसमें इनडायरेक्ट अगर लेबर लिखूं तो ये समझ आ जाएगा क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब है एक मिनट पेशेंस, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, आप जरा सोच लेना। लेट्स सी मुझे 1,50,000 की फिगर है, देन उसके बाद कोई एसेट्स की डेप्रिसिएशन हो सकती है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, प्लीज यार, फैक्ट्री मशीनरी की, फैक्ट्री फर्नीचर की, रेंट भी हो सकता है, लेकिन जो एसेट्स आपके अपने होंगे उनकी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है, व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, वो सारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जो हमारे अपने एसेट्स हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग अपनी नहीं है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन शायद नहीं, उसका फिर रेंट हो सकता है। लेकिन मैं डेप्रिसिएशन पर जरा कॉन्शियसली पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है ना, लेकिन वो डेप्रिसिएशन है जिससे गुड्स बनी है, फैक्ट्री की जो मशीनें यूज हुई हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग यूज हुई है, फर्नीचर यूज हुआ, तो इससे हुआ क्या है, इससे गुड्स की मैन्युफैक्चर, इससे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो हम बेसिकली इकट्ठा कर रहे हैं उन कॉस्ट को जिससे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो एक तो रॉ मटेरियल लगा है, सबको पता है, लेबर लगी है, लेकिन फिर इनके अलावा भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जिसमें नंबर 1 इनडायरेक्ट लेबर मैंने लिखा, फिर फैक्ट्री एसेट्स की डेप्रिसिएशन मैंने लिखी है। अच्छा, फैक्ट्री एसेट्स पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोई ऑफिस एसेट्स की डेप्रिसिएशन नहीं है, ऑफिस एसेट्स की डेप्रिसिएशन से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री एसेट इस्तेमाल होकर गुड्स की प्रोडक्शन हुई है। क्या ऑफिस के भी एक्सपेंसेस हैं? कभी परेशान कर लेना होइएगा, मैंने इस ये जो मैं आपके सामने स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इससे ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिखा था, उसमें जरा दोबारा जाए जरा, इन एडिशन वाला जो, अभी क्लियर रखिएगा, मैं वैसे सारा अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन अभी क्रिएट ना कीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बननी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी एज इट इज बननी है। मैं इनके अलावा जो चीज बन रही है नहीं, वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बन जाएगी तो इसमें हम जो चीजें हमने बनाई होंगी उनकी कॉस्ट तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी बनाएंगे, जिस तरह शायद उसमें एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब कुछ एज इट इज आना है। इस वक्त ये स्टेटमेंट बनाते हुए मेरा फोकस सारा किस पे है, जो बनाते हुए खर्चा मींस फैक्ट्री के अंदर है, बाकी अगर ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, कोई सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, वो एज इट इज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आने हैं, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। यहाँ जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ फैक्ट्री एसेट्स की क्यों आ रही है, क्योंकि फैक्ट्री के एसेट्स यूज होकर हमारी गुड्स बनी है,
और फिर एक और चीज है, क्या इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन के अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट भी हो सकती है? तो फैक्ट्री एसेट्स की अगर कोई इंश्योरेंस है तो वो भी एक्सपेंस है, वो भी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। तो एनी एक्सपेंस अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही सारा भी फोकस है। मैं क्लियर कुछ कर सका हूँ प्लीज? अब लिखवाएं जरा कुछ और आप। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसकी? फैक्ट्री एसेट्स की, मतलब ठीक है, शायद मैं लिख नहीं रहा लेकिन क्लियर रखें, फैक्ट्री की बात करें, फैक्ट्री की मशीनरी की, फैक्ट्री की बिल्डिंग की, कोई भी फैक्ट्री एसेट है, सपोज 80,000। देन कुछ यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मींस इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, किसका? फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री की यूटिलिटी एक्सपेंसेस सपोज 1 लाख। फैक्ट्री रेंट चलो पहले लिखें। इफ एनी, डेफिनेटली अगर है तो सपोज 85,000। इंश्योरेंस सपोज 40,000। इंश्योरेंस भी किसकी? फैक्ट्री एसेट्स। यहाँ तक लिखा था, फिर एक मैंने जरा और लिख के समझाना था। ये बड़ा इनडायरेक्ट लेबर, मैंने आपसे कहा था फैक्ट्री की जो सैलरी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। नंबर 1, फैक्ट्री में वो एम्प्लॉयज जो प्रोडक्शन हॉल के अंदर हैं उनकी सैलरी डायरेक्ट लेबर है, और प्रोडक्शन हॉल के अलावा फैक्ट्री के अंदर जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर है। ऑफिस से, हेड ऑफिस की भी बात नहीं हो रही, फैक्ट्री के अंदर ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी इज कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज की सैलरी है, फैक्ट्री के अंदर जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स की सैलरी जो एम्प्लॉयज की है वो इनडायरेक्ट लेबर है। ये क्लियर हो गया बेटा प्लीज? ये कोई और यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं किसी के सामने? ये इंश्योरेंस क्लियर है? इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो एसेट है, लेकिन जिसका टाइम गुजर गया है, और अगर ये इंश्योरेंस फैक्ट्री एसेट्स की है तो फिर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पार्ट है, और अगर यही इंश्योरेंस हेड ऑफिस एसेट्स की होगी तो यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगी। आई एम जस्ट एक्यूमुलेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री जिनसे गुड्स बनी है। देन एक टर्म जरा और समझ लेते हैं आज। नेक्स्ट वर्ड लिखें, इनडायरेक्ट मटेरियल। और इसको भी जरा फिलहाल जरा थोड़ा सा इसी के साथ सिर्फ ब्रैकेट में एक्सप्लेन करना, बाकी फिर मैं ये नोट्स पर कल देता हूँ। इनडायरेक्ट मटेरियल, एनी मटेरियल other than the raw material। फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल मींस डायरेक्ट मटेरियल के अलावा कोई और मटेरियल आइटम यूज हुई है तो उसे फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं? अभी लिखा है यार ऊपर देखो, रॉ मटेरियल ही का एक और नाम डायरेक्ट मटेरियल भी है। तो रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई भी मटेरियल आइटम फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई है तो उसे फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स जस्ट लाइक जिसका इनडायरेक्ट लेबर है। तो फॉर एग्जांपल, ये चले ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज करने की बजाय लिखे ना इसमें, मशीनें ज़हन में लाए जरा। मशीन में कोई ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स यूज हो सकते हैं? जिस तरह बाइक्स में ऑयल चेंज करवाया जाता है, इसी तरह अगर मशीनें हैं तो मशीनों में अगर ऑयल यूज किया जाएगा तो वो फिनिश गुड्स पे नहीं लगाना,
बल्कि वो तो अगर फिनिश गुड्स पे लग गया, फॉर एग्जांपल शर्ट्स पे लग गया, वो तो वैसे ही खराब हो जाएंगी। तो अगर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स यूज हो रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह कोई क्लीनिंग मटेरियल हो सकता है जिससे फैक्ट्री की सफाई हो रही है, तो एनी मटेरियल अदर देन द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो फिलहाल एग्जांपल के तौर पे दो चीजें लिखना। नंबर 1, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स of machinery and क्लीनिंग मटेरियल, सफाई के लिए मटेरियल। एक्सेट्रा कर लें, बाकी चीजें इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो और एक्सप्लेन करते हैं। मेन याद रखने का तरीका क्या है, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? डायरेक्ट लेबर के अलावा जो लेबर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के अलावा जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं विद इन फैक्ट्री, वो इनडायरेक्ट लेबर है। उसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो मटेरियल अगर कोई यूज हुआ है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं। और लेट्स इन की इसकी अमाउंट है सपोज 20,000 एंड सपोज एक्सेट्रा। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर और भी कोई चीज होगी तो वो भी हम मेंशन कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त सही। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी याद रखने का बेस्ट वे क्या है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस हैं, सारे नहीं, फैक्ट्री के जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, वो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग में लिस्ट डाउन कर दिया करेंगे। तो मैंने भी वो कंप्रीहेंसिवली कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाई है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीजें होंगी जो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो उसका भी फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बना देंगे। तो आप कैलकुलेटर पकड़ लेना, एक अलहदा से काइंडली पहले टोटल कर लें इकट्ठा करके सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स का। इससे ऊपर किस चीज का एक टोटल हुआ हुआ? प्राइम कॉस्ट। देन काइंडली कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर रखा गया प्लीज सब। और कोई लास्ट लाइंस में से अगर जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल बता दें। नहीं, लास्ट लाइन वाला जरा भाई बता देंगे। लिख लें आप लोग लिख लें। किसका सम बता रहे हैं सर आप? तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का सम आया 5,50,000। सॉरी है सर, लास्ट लाइन वाले नहीं बता रहे हैं। 550 ठीक है सर, सही हो गया सर। तो देन यार सर यहां तक आपके पास अब दो टोटल्स हो गए। एक पहले प्राइम कॉस्ट का टोटल था और देन मैंने एक फैक्ट्री ओवरहेड्स का इंडिपेंडेंट टोटल कर दिया अलग से। अब आपने काइंडली दोबारा फैक्ट्री की डायग्राम देखनी है गौर से और मुझे बताना है कि क्या कोई फैक्ट्री का एक्सपेंस रह तो नहीं गया। सबसे पहले मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम का एक्सपेंस लिखा, फिर मैंने सैलरी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर के नाम से लिख दी। क्या उसके अलावा फिर जो कुछ रह गया होगा वो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट में लिख दिया होगा। तो देन बेटा अब अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लें, इसमें क्या कर लें? प्राइम कॉस्ट में अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस कर लें तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। उसे फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो मुझे पहले टोटल करवा दें और 1 मिनट रुक जाएगा, मैं जरा उसके नाम पहले पूरे लिख दूं। किस में क्या प्लस करने को कह रहा हूँ? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट थी हमारी 7,50,000 प्लस 550,000, टोटल आ गया आपका 13 लाख। तो 13 लाख को क्या कहते हैं? 3 इसके नाम है, तो पहले मुझे लिख लेने जरा। इसे बेटा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली इसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। हम नॉर्मली इसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल दिया करेंगे जो मैंने फर्स्ट लिखा है,
लेकिन बाकी दोनों का भी इसलिए आइडिया होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर वर्ड यूज कर लेता है। बार बार टोटल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि खर्चा पूरा कर दिया मैंने, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का सम मैंने पूरा कर दिया है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो भी लगे थे फैक्ट्री में वो इकट्ठे हो गए हैं। तो इट इज टोटल फैक्ट्री कॉस्ट व्हिच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और अल्टरनेटिवली टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा बार बार एक वर्ड आ रहा है, पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, आप भी सोचना जरा, इंटरचेंजेबली शायद वर्ड यूज हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहा जाए या प्रोडक्शन कॉस्ट कहा जाए, ये अल्टरनेटिवली वर्ड यूज किए जा सकते हैं। कॉमनली हम क्या बोल दिया करेंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन अल्टरनेटिव वर्ड्स भी जहन में रखने चाहिए, इसलिए लिख लीजिएगा। ये फिगर आई कैसे है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? जी एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? कैसे डिस्टिंक्शन करेंगे? रिपेयर मेंटेनेंस तो ये है कि कोई मशीनरी का अगर पार्ट टूट गया तो उसको रिप्लेस किए। सर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स तो शायद उस को कहते हैं वो जो ऑयल चेंज हो रहा होता है, मेंटेनेंस भी आ सकता है, लेकिन उसे अलग भी लिखा जा सकता है, मतलब वो समटाइम्स अलग भी हो सकता है, इकट्ठा भी लिखा जा सकता है। वो दोनों शायद मेंटेनेंस की चीज है, लेकिन समटाइम्स जो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स उसके लिए वर्ड इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाता है, और जो अदरवाइज पार्ट्स वगैरह चेंज किए जा रहे हैं वो मेंटेनेंस है, लेकिन इसे रिपेयर मेंटेनेंस में कंबाइन भी लिखा जा सकता है। ठीक जी, कोई और कंफ्यूजन? चलो मेरा ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो सकी, ऊपर हेडिंग देखें जरा, स्टेटमेंट का नाम क्या था? तो हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कैसे पहुंचते हैं और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें जरा थोड़ा सा मैं जरा कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो अब जरा सफिशिएंट टाइम नहीं हमारे पास, तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कोई कंफ्यूजन लेकर तो नहीं जा रहे प्लीज? ये इनिशियली 2-3 दिन जरा हमें कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, तो शायद होपफुली चीजें इजी होंगी, लेकिन आपने इन्हीं दिनों से जरा इन्वॉल्व रहना है, ठीक है प्लीज? और काइंडली टाइम क्लास का सब लोग सही तरह फॉलो करें यार। क्लास का टाइम इज, प्लीज क्लास टाइम इज, ये कल दे दीजिएगा चाहे, प्लीज क्लास में टाइम पे आया करें। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ये फिर कल क्लास के स्टार्ट में दे दीजिएगा, दूसरे का जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये हमारे साथ भी नहीं लिखनी है, फैक्ट्री की जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आ रही है, और जो अदरवाइज डेप्रिसिएशन है ऑफिस की या सेलिंग डिपार्टमेंट की, वो तो अपने लॉ स्टेटमेंट में आएगी, वो अभी टेंशन ना लें, कल इंशाल्लाह मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अभी शायद मैं विदाउट फिगर्स सही समझा नहीं पाऊंगा। बुक्स इंशाल्लाह मेरे ख्याल इस वीक में आपको मिल जाएंगी, जरा अभी 2-3 दिन अभी शायद बुक्स की जरूरत नहीं है हमें, इंशाल्लाह मेरे ख्याल इस वीक में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है मानसर? अल्लाह हाफिज।